सबको लोहड़ी मुबारक। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर मेडिकल व्यवस्था का हालात दिन पे दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी चंद दिन पहले एक मामला सामने आया। अंबाला के अंदर एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल में गई। बच्चे की डिलीवरी होनी थी, बार बार डॉक्टरों से गुहार लगाई गई। ना उस महिला को स्ट्रेचर मिला, ना डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए कोई शुरुआत की, और महिला ने सब्जी की रेहड़ी के ऊपर बच्चे को जन्म दे दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। बाकी हरियाणा के अंदर अभी उससे थोड़े दिन पहले दादरी की एक खबर आई थी कि टॉर्च की लाइट के अंदर ऑपरेशन करना पड़ा बच्चे की डिलीवरी के लिए। टॉर्च की लाइट के अंदर हुआ, घंटों तक वहाँ लाइट नहीं थी। उससे पहले गुड़गांव जैसे शहर के अंदर ये पोजीशन हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा का जन्म बड़ी इम्पॉर्टेंट बात रहती है, और रेडी की उस पर हो या टॉर्च की लाइट के अंदर ऑपरेशन हॉस्पिटलों के अंदर हो, स्ट्रेचर तक ना मिले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी हालात और हो नहीं सकती जो हरियाणा के अंदर है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ी भारी कमी आती जा रही है। हरियाणा के अंदर न्यूरो सर्जरी के लिए और सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए 6 जो मेडिकल कॉलेज हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें से केवल एक रोहतक के अंदर ये इंतजाम है न्यूरो सर्जरी का और सुपर स्पेशलिटी के ऑपरेशंस का। परंतु वहाँ पर भी मरीजों को रेफर ही किया जाता है, इलाज नहीं हो पाता। और पूरे हरियाणा का व्यक्ति कहाँ जाए? अगर व्यक्ति बीमार है, दिमाग की परेशानी है, तो न्यूरो सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है, और सरकारी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के इंतज़ाम नहीं है एक हॉस्पिटल को छोड़ के। तो ऐसे के अंदर बहुत स्थिति ऐसी विकट हो जाती है कि मनुष्य जाए कहाँ पे, और जाए तो उसका कैसे करे? ना नर्स खुश है, ना डॉक्टर खुश है, ना तो सैलरी पूरी देते, ना सुविधाएं देते। लगातार नर्सें भी हड़ताल पे रही, डॉक्टर भी हड़ताल पे रहे, और ईमानदारी की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री भी हड़ताल पे ही रहते हैं ज़्यादातर, वो भी खुश नहीं है। जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, और डॉक्टर और नर्सें सरकार से खुश नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी छोटी छोटी मशीनें नहीं है। मशीनें अगर कहीं पे आ गई तो जंग लगाता रहता है, उनको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। कभी हॉस्पिटलों में आधे समय बिजली नहीं रहती, और दवाइयाँ तो मिलती ही नहीं है। दवाइयों के लिए हमेशा पर्ची लिख के दी जाती है, जी मार्केट से दवाई ले लेना। गरीब व्यक्ति क्या करे? केवल विद साहब वो अपनी अकड़ में रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और सारा काम ठप पड़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर फाइलें धूल खाती रहती हैं और घोषणा करते रहते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एम्स खोला जाएगा रेवाड़ी के अंदर। आज तक उसका शिलान्यास नहीं करा पाया। खोलना तो बहुत दूर की बात है। 2024 आ गया, 2015 में घोषणा करने के बाद ये तो प्रधानमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री तो घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं तो पूरी होती ही नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे ज़िले में 12 वर्ष से छोटे बच्चों का गंभीर बीमारी में इलाज करने का इंतजाम नहीं है, तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा? ना तो एक भी वहाँ पे पेडियाट्रिक आईसीयू है, ना पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया है। तो आप जिसको ये मिलेनियम सिटी कहते हैं, उस मिलेनियम सिटी के अंदर अगर ये हाल है तो बाकी हरियाणा के अंदर क्या हाल होगा? गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है पिछले 5 साल से टूट ही रहा है, बनना कब शुरू होगा हमें नहीं पता। पूरा मजबूरन के अंदर लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाने के लिए मजबूर है।
प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हालात है, सीजीएचएस के जो पेशेंट हैं, सरकारी जो एम्प्लॉई है, जो इनके बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम लेना तो शायद उचित नहीं रहेगा, वो पहले फ़ोन पे पूछते हैं साहब अपॉइंटमेंट लेनी है, आप सीजीएचएस में हैं, कौन से पैनल में है, कैश के हैं। कैश का पेशेंट है, इंश्योरेंस का पेशेंट है तो उसको अपॉइंटमेंट देते हैं तुरंत, और सीजीएचएस का पैनल पेशेंट है तो उसको 2 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं देते। ये खुद मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी, अगले दिन मुझे कहना पड़ा जी मैं कैश का पेशेंट हूँ, सीजीएचएस का नहीं, और कैश पेमेंट करके मैं दिखा के आया। और अब ये सरकार ढिंढोरा पीटती है आयुष्मान कार्ड का, सीजीएचएस से भी उसके 20% रेट कम है आयुष्मान के। तो आयुष्मान कार्ड पे कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी इलाज नहीं करता। सरकार कहती जरूर है, परंतु इलाज उस आयुष्मान कार्ड पे नहीं हो पा रहा। ये जन औषधि केंद्र की बात करते हैं, 500 जन औषधि केंद्र की इन्होंने बात करी कि हरियाणा में हम खोल दिए, और कागजों पे कितने खुले भाई? 93 खुले, जिसमें से 50 बंद हैं। ये जन औषधि केंद्रों की बेकार में झूठ बोलते रहते हैं। मेडिकल कॉलेजों की झूठ बोलते हैं, हमने इतने खोल दिए। 6 मेडिकल कॉलेज आज धरातल पे हैं। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर हर हॉस्पिटल में 24 घंटे मुफ्त दवाई है। अगर लिखा जाता है कि वहाँ पे अगर दवाई नहीं है तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करें। दिल्ली के अंदर 1 महीने तक कोई गंभीर ऑपरेशन किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाता है, और कोई इमरजेंसी तो डॉक्टर तुरंत लिख के देता है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दिल्ली सरकार पेमेंट करती है, चाहे वो एमआरआई करानी है, चाहे कोई भी से बड़े टेस्ट कराने हैं, वो सारे टेस्ट भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जाते हैं। और 20% मैंडेटरी है कि 40% ओपीडी में और 10% आईपीडी के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी गरीब लोगों का इलाज करना मैंडेटरी है। और उसके अलावा जितना भी इलाज करना पड़े सरकार पैसे देती है। अगर कोई एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, भगवान ना करे, पूरे हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर आया और दिल्ली में उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। वो गरीब है या अमीर है, इलाज के पैसे के बिना इलाज नहीं रोक सकता। कोई हॉस्पिटल अगर इलाज रोकता है उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है। सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। इसी प्रकार से हमने पंजाब में भी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने शुरू कर दिए, हॉस्पिटल के हालात को बेहतर करना शुरू कर दिया। परंतु हरियाणा के अंदर ये स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। सरकार केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पे आज इलेक्शन की तैयारी में लगी है, परंतु जनता को क्या मेडिकल सुविधाएं चाहिए इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेडिकल व्यवस्थाएं हरियाणा की पूरी तरीके से फेल हो चुकी। मेरे साथ डॉक्टर सारिका है, हमारे मेडिकल विंग की प्रेसिडेंट हैं, निवान जी हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश जी गुजर साहब हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आपने ये तो बता दिया, अभी चाहते क्या 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 हो? हम ये चाहते हैं कि जो 50% डॉक्टरों की कमी है वो डॉक्टर तुरंत भर्ती किए जाए। इसके अंदर हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर मशीनों का प्रबंध हो, यहाँ पे नर्सिस का प्रबंध पूरा हो, और जो भवन जर्जर हालत के अंदर हो चुके हैं उन भवनों को ठीक से कराया जाए। अब वक्त बदल चुका है, बल्कि जैसे दिल्ली में सारे सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है, हरियाणा के अंदर भी उसकी साज सजावट के साथ अच्छा काम। ये खैर से कोई पूछ रहा हो तो पूछ लो, फिर पॉलिटिकल चलते हैं। कोई पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की है, पर जी, उसमें भी फर्जी और घोटाला सामने आया कि सेम नंबर पर ही कितने सारा जो डाटा था वो रखा गया था। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था
कि जो दिल्ली की सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो दिल्ली सरकार के अंडर होनी चाहिए। संसद में कानून बना के उसको पलट दिया गया क्योंकि केजरीवाल काम ना कर पाए, और ऐसे अफसरों को लगा दिया गया। दिल्ली सरकार ने तो खुद लिख के दिया इसकी जांच होनी चाहिए। जब सारी खरीद अफसरों के हाथ में दे दी जाए और मंत्रियों को वो रिपोर्ट ना करे और मंत्री को उसको हटाने का, ट्रांसफर करने का, एक्शन लेने का कोई अधिकार ना हो, तो स्थिति तो यही होगी। ये तो दिल्ली अभी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कोई कथित घोटाला हो रहा है वो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। देखिए, अगर सर्विसेज हमारे पास नहीं नहीं, होंगे, अंदर की बात नहीं है तो सीधा सीधा, क्योंकि आरोप तो आ ही रहा है ना, टीवी पे चैनलों पे चल ही रहा है, मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा कर रहा हूँ, दिल्ली का एलजी वो जिम्मेवार है। वो जिम्मेदार है। अच्छा, पिछले दिनों जैसे आम आदमी पार्टी में आपको पता ही है कि 2 एग्जिट हुई है और एक नारे पे बैठी है एग्जिट की। इस सारी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं कि 2 पिता पुत्री तो चले गए, अब तंवर साहब भी कुछ दिनों से स्किप हैं, वो आपकी कोई बातचीत उनसे हुई हो, वो हैं या नहीं है या जा रहे हैं, और ओवरऑल आम आदमी पार्टी का जो संगठन तैयार हुआ है, कितना इम्पैक्ट नेताओं के जाने का आम आदमी पार्टी हरियाणा में देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ना संघर्ष के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी हमेशा मेहनत करती है, डोर टू डोर जाती है। करीब 1.5 लाख लोगों का हमने संगठन पिछले समय के अंदर बनाया, और हमने अपने किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को मान सम्मान देने के अंदर पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी। परंतु ये संघर्ष की रेल है, इसमें जब लाखों लोग बैठते हैं तो कोई उतर भी जाता है, तो वो उनका अपना फैसला है, इस पे हमारा तो क्या फैसला हो नहीं, सकता आम आदमी पार्टी में कोई असर नहीं है, कोई असर पिता पुत्री नहीं। के निर्मल सिंह और चित्रा सलवारा के जाने का। कोई, देखिए साहब, कोई असर नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। 28 जनवरी को जींद के अंदर हम बदलाव रैली कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं और भगवंत मान जी भी आ रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अशोक तंवर की क्या स्थिति है अभी आज की डेट में? आपका कोई संपर्क हो रहा है उनसे? वो हैं पार्टी में, जा रहे हैं, या पार्टी उनको बाहर करने वाली है? पिछले कुछ दिनों से बातचीत हमारी नहीं हो रही। चंडीगढ़ में मीटिंग थी, वो आए थे, बस वो लास्ट थी। और उसके बाद 1-2 बार मेरी बात हुई है, परंतु पिछले कुछ दिनों से बात नहीं हो रही। अब वो संपर्क में नहीं है। अब वो संपर्क में तो नहीं। क्या वो लग रहा है कोई जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी करें, या पार्टी विरोधी, इसको किस एंगल से देख रहे हैं? क्योंकि पार्टी से अगर कोई संपर्क ही नहीं है तो क्या पार्टी निकालेगी उनको, या क्या है? नहीं नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, छोड़ना चाहे छोड़ दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने नहीं, वो अपनी तरफ से सम्मान दिया, उनकी परंतु मर्जी है, छोड़ना चाहे छोड़ दें, देखिए, रहना चाहे रहने, ये वो कहना पहले चाहिए। कांग्रेस में थे, फिर वो टीएमसी में गए, जी, फिर वो आप में आए, अब वो बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, पता नहीं। कोई कोई बीजेपी इच्छा की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है, तो बार बार पार्टी बदलने से विश्वास भी कम होता है लोगों का। पर जब आप लोग ज्वाइन करवाते हैं, क्या बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखते? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि ये यूथ की पार्टी है, वॉलंटियर्स यहाँ पर काम करते हैं, बड़ा चेहरा अगर कोई आता है तो उसका बैकग्राउंड तो देखते नहीं, हैं। बैकग्राउंड इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो था नहीं, कोई भ्रष्टाचार का भी बैकग्राउंड नहीं था। तो हमारे यहाँ तो यही है कि वो चरित्र उसका ठीक हो, वो भ्रष्टाचारी ना हो, वो क्रिमिनल ना हो, वो तो बैकग्राउंड था नहीं। तो ये जो अब आम आदमी पार्टी का, वैसे तो कल भी कोई डिस्कशन हुई है, हो सकता है आपके साथ कोई बातचीत हुई है, जो सीट शेयरिंग के मामले में हरियाणा के संदर्भ में कोई चर्चा अगर हुई हो, वैसे तो आज ही मीटिंग हो रही है, पर कुछ आपकी देखिए, बातचीत हुई हो? सीट शेयरिंग में ना, हरियाणा के संदर्भ में। मैं आपको ये बता सकता हूँ, हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा टीम से जो पूछा गया था, हमने अपने व्यू बता दिया था अपनी पार्टी को। हाँ हाँ, परंतु हाईकमांड जो भी फैसला लेगा, सीट शेयरिंग की जो बात ये है कि जब मीटिंग चल रही हो तो बीच में कमेंट्स करना ज़्यादा ठीक नहीं। ठीक है। लेकिन हमने फिर भी जो हरियाणा का जो यूनिट है उनका कितना था कि मैं 4 मिले 5 मिले? हरियाणा यूनिट ने तो ये बताया था जी, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारी 5 सीटें होनी चाहिए, 5 सीटें। परंतु देश के हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी हमारा फैसला लेगा, हम उसके साथ हैं। सर, राम मंदिर को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से किनारा कर लिया गया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी, राम मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। राम हर व्यक्ति के मन में है। हम भी सवेरे जब उठते हैं तो पूजा करके निकलते हैं, तो उसका स्वागत है, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में जाएंगे सर आप? कोई निमंत्रण मिला है? चिट्ठी जरूर मिली थी केजरीवाल जी को कि डेट खाली रखना, और निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे जरूर।
क्यों नहीं जाएंगे? क्या क्या कहें, कुछ समझ नहीं आई बात, कुछ कराई कुछ। चिट्ठी मिली थी, डेट खाली रखना, 22 नहीं, तारीख वो 22 तारीख निमंत्रण को। नहीं था। 22 तारीख को। हैं? तो वो क्या इनविटेशन नहीं था? नहीं, वो Wasn't that- एडवांस एक इंटीमेशन है कि आप कोई प्रोग्राम 22 तारीख का ना बनाएं। Okay, अच्छा। लेकिन अभी तक कोई निमंत्रण मिला नहीं है, डेट खाली रखवा ली। मेरे मेरे मेरी जानकारी के अनुसार तो निमंत्रण नहीं मिला। मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी ऐसा ही है, हो सकता है मेरे उसके बाद में कोई आजकल में आ गया हो, तो अपने मगर नहीं। हाँ, कल तक तो नहीं था। कल तक तो नहीं था। निमंत्रण मिला तो जाएंगे थे सर। राम मंदिर तो जाते रहते हैं जी, मैं भी थोड़े दिन पहले होके आया हूँ, परंतु क्योंकि उस दिन भीड़ भाड़ काफ़ी होगी, तो कायदे में सरकार जितने लोगों को जिनको बुलाए उसी को जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जगत गुरुओं ने तो कुछ किनारा सा कर लिया शंकराचार्य जी ने। गुप्ता साहब, जैसे कांग्रेस ने भी अपनी मीटिंग कर लिया, लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया बना ली है, वार रूम खोल दिए हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर ऐसे बना दिए हैं, बीजेपी की तो मीटिंग आपको पता लगातार चलती रहती हैं, जेजेपी और आईएनएलडी का भी चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का जो लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी को लेके कोई वार रूम खोलने की या कोऑर्डिनेटर क्या, वो क्या आम आदमी कैसा चल रहा है? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के अंदर है। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी भी जगह जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, जिलों के अंदर जा रहा हूँ। हमने जगह चिन्हित कर ली है और रूम बनाने के लिए, और वार रूम बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी, और एक दो कम से कम दो। दो और इस ये तो वार रूम में क्या होगा, तो मतलब वार रूम में अलग एक तो होता है वार रूम के मीडिया के एंगल से, उसके एंगल से होना, एक रणनीति बना के वहाँ पर लोग बैठेंगे। देखो, वार रूम में दोनों चीज़ें होंगी, मीडिया के एंगल से भी होगा, रणनीति के एंगल से भी होगा, अलग अलग कमरे बांट दिए जाएंगे उसके अंदर। गुप्ता जी, जब पंजाब का रिजल्ट आया था तो काफी लोग हरियाणा में भी ज्वाइन कर रहे थे आम आदमी पार्टी, अब वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। अब देखिए, जब क्या पंजाब का रिजल्ट आया था तो काफ़ी एमएलए हमारे पास लाइन में थे। मैं ज्वाइनिंग कुछ एमएलए करा चुका था और कुछ कराने जा रहा था, तो अरविंद जी ने मुझे बुलाया था कि लोग इन्हीं लोगों से दुखी है, ऐसे ज्वाइनिंग मत कराओ। आम आदमी पार्टी का ट्रेडिशन है कि हम अपने कार्यकर्ता, पंजाब में भी हमने फर्स्ट टाइमर को 80% से ऊपर सीटें दी हैं और दिल्ली के अंदर भी दी हैं, तो लोगों को नए चेहरे चाहिए। वो आम आदमी पार्टी है जो मजदूर को, किसान को, मैकेनिक को, टीचर को, इनको टिकट देती है ताकि वो ईमानदारी के साथ काम कर सके। कल अनुराग राणा का बयान आया था कि अगर कांग्रेस अब भी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जीत पाए। अगर आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ेगी तो एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत इसके सकती। अंदर कोई दो राय नहीं है कि आज धरातल पे आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और कांग्रेस का संगठन अभी है नहीं। तो संगठन के लोग काम करते हैं, संगठन के लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं। आम आदमी पार्टी का 21 मेंबर की टीम हर गांव के अंदर है, तो बहुत मुश्किल है कि 10 की 10 सीटें अगर कांग्रेस अकेली लड़ती है तो हो सकता है 10 की 10 हार जाए। तो चलो अभी तो क्योंकि गठबंधन सीट शेयरिंग की बात हो रही है, इसलिए तभी ज्यादा- हाँ, मैं कह रहा कुछ नहीं कर रहा, तो गठबंधन में अगर होता है तो 10 की 10 जीतते हैं, क्योंकि वोट बटेंगे नहीं। पहले आप राज्यसभा में थे, अब तो 3 अलग सदस्य चले गए हैं, अब आप लोकसभा की तैयारी रखेंगे, विधानसभा की रखेंगे, क्या रहेगा? देखिए, मेरे जिम्मे संगठन की ड्यूटी है, तो ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है कि मैं लोकसभा में जाऊं, विधानसभा में जाऊं। वैसे राज्यसभा के लिए भी पूछा गया था, तब भी मैंने कहा था जब हरियाणा में सरकार बनानी है तो हरियाणा पे समय दूंगा, इधर उधर का मेरा समय ना लगवाया जाए तो बेहतर है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ अरविंद जी का कि उन्होंने मेरी बात का मान रखा। और हरियाणा में जहाँ तक चुनाव की बात है, ये विषय मेरा नहीं है, पार्टी का विषय है। पार्टी लड़वाना चाहे तो स्वागत है, नहीं लड़ाना चाहे तो स्वागत है, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेगी। और ये जो कुछ जैसे हर पार्टी अपने चुनाव से पहले की सर्वे करती है कि उम्मीदवारों का कौन सा 1 2 3 पे ऐसे करती है, तो क्या आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए कोई सर्वे अपनी टीम की है या अभी इसी पे बैठे हैं कि भी कितनी सीट शेयरिंग मिलेंगी? नहीं, आम आदमी पार्टी सर्वे कराती रहती है। सर्वे कराने के साथ साथ हम उस पर पूरा डिस्कशन भी करते हैं। हम अगर बात करें पंजाब बॉर्डर के साथ और दिल्ली बॉर्डर के साथ जितनी भी सीट लगती हैं, वहाँ पे हमारी मजबूती कंपैरेटिवली होने से ज़्यादा है। और
और यही आपका जो 5 की जो आपने अपने हाईकमान को कहा था, वही दिल्ली और पंजाब के साथ लगती वाली 5 सीटें ही आपने मांगी होंगी। मैंने अपना ओपिनियन ये बताया, बाकी तो पार्टी की मर्जी है। ठीक है, थैंक यू। सर, कांग्रेस कहती है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में जो ये परिवार पहचान पत्र है, ये लोगों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, और जब हम अगर सत्ता में आते हैं उसे खत्म कर देंगे, तो आप भी परिवार पहचान पत्र के मामले में आपकी पार्टी देखिए, क्या मानती है? बड़ी स्पष्ट मैं ये बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का प्राइवेट डाटा इकट्ठा करने के लिए ये काम किया। लोग इससे दुखी हुए, इससे लोगों को सुख कुछ नहीं मिला। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर इससे बहुत से लोगों की पेंशन बंद होगी, बहुत से लोगों का गैस बंद होगी, बहुत से लोगों का राशन कार्ड खत्म हो गया। गरीबी बढ़ती जा रही है, परंतु जो इन्होंने क्लब करके बहुत सी चीज़ें ऐसे कर दी, जिस व्यक्ति की आय बहुत कम है उसकी आय ज़्यादा लिख दी, फिर उसको ठीक कराने के लिए फिर भ्रष्टाचार अंदर आता है। तो इससे लोग परेशान हैं, चाहे फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो। खत्म होना चाहिए, आपकी भी मांग है? मगर हो तो सही होना चाहिए, नहीं तो खत्म होना चाहिए। जैसे पोर्टल है, जी, फर्जी किसानों को तो पैसे मिल रहे हैं और जो असली किसान है उसको मुआवजा नहीं मिलता, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं। ठीक है अध्यक्ष जी, थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।